नमस्कार दोस्तों, इजी टू लर्न में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा है स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर। आज हम सीरीज मोटर की स्पीड किस तरीके से कंट्रोल की जाती है वो आज हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं। तो स्पीड कंट्रोल ऑफ सीरीज मोटर, डीसी सीरीज मोटर। तो सबसे पहले उसमें हम देखते हैं फ्लक्स कंट्रोल मेथड। सबसे पहले हम उसमें फ्लक्स कंट्रोल मेथड देखते हैं, उसके बाद आर्मेचर डिवाइडर, टैपेड फील्ड और पैरेललिंग ऑफ फील्ड ये भी देखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं दोस्तों, स्पीड का जो इक्वेशन है, स्पीड का इक्वेशन क्या कहता है हमें, n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ई बी अपॉन फाइ। इसका मतलब क्या है, अगर मैं ईबी जो है वो आर्मेचर बैक ईएमएफ है, किस में होता है, आर्मेचर में बैक ईएमएफ, और ये जो है फ्लक्स फाई। अगर मैं फाई के साथ छेड़खानी करूँ, यानी कि अगर मैं फाई को कम करता हूँ तो इसका मतलब क्या हो जाता है, मेरी स्पीड बढ़ जाती है। अगर मैं फाई को कम करता हूँ तो मेरी स्पीड बढ़ जाती है, और अगर मैं ईबी को जो है बढ़ाता हूँ तब भी मेरी स्पीड बढ़ जाती है, यानी कि ईबी को बैक ईएमएफ को स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और फाई यानी फ्लक्स को स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो इसके ऊपर से हमारे कुछ मेथड आ जाते हैं। वेरिएशन इन द फ्लक्स ऑफ सीरीज मोटर कैन बी ब्रॉट अबाउट इन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। हम इन चारों में से किसी ना किसी एक प्रकार से एक मेथड यूज़ करके हम डीसी सीरीज मोटर की जो स्पीड है उसको कंट्रोल करते हैं। तो सबसे पहले मेथड आ जाती है फील्ड डाइवर्टर। फील्ड को डाइवर्ट करके फ्लक्स को कम करना, यानी कि फील्ड का रेजिस्टेंस कम ज़्यादा करके देखने वाले हैं हम ये डिटेल में। सभी जो स्पीड कंट्रोल मेथड हैं डीसी सीरीज मोटर की, ये हम देखने वाले हैं। फिलहाल इंट्रोडक्शन देख लेते हैं इसका। दूसरा है आर्मेचर डिवाइडर। जिस तरीके से हम फील्ड को डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइडर यूज़ कर सकते हैं फील्ड के लिए, वैसे आर्मेचर के लिए भी डिवाइडर यूज़ कर सकते हैं। तीसरा है टैपेड फील्ड कंट्रोल। दोस्तों, फील्ड की जो वाइंडिंग है, जो बड़ी बड़ी मोटर्स होती है, डीसी सीरीज मोटर, उनको टैपेड भी प्रोवाइड की जाती है। टैपिंग सिस्टम भी, क्या होता है टैपिंग सिस्टम, हम आगे चल के देखने ही वाले। टैपिंग सिस्टम प्रोवाइड करके भी उसकी फील्ड कम ज़्यादा करके हम स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा पैरेललिंग ऑफ फील्ड कॉइल। दोस्तों, आप सोचने लगोगे कि अगर सीरीज मोटर है, डीसी सीरीज मोटर है, तो उसमें फील्ड पैरेललिंग कैसे हो जाएगी। तो आगे जब हम देखेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। फील्ड को आर्मेचर के साथ पैरेलल में नहीं लगाते हम। फील्ड वाइंडिंग की जो कॉइल्स है, जो हमारे कॉइल्स होती है फील्ड वाइंडिंग की, उसको हम पैरेलल में कनेक्शन कर देते हैं, इसीलिए पैरेललिंग ऑफ फील्ड कॉइल कहा जाता है उसे। तो वन बाय वन हम सभी मेथड्स देखने वाले हैं। तो सबसे पहले मेथड देख लेते हैं फील्ड डिवाइडर ये मेथड देख लेते हैं। तो फील्ड डिवाइडर मेथड में एक मैं फील्ड के अक्रॉस में पैरेलल में डिवाइडर लगा देता हूँ। अभी डिवाइडर कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, एक करंट को डाइवर्ट करने वाला एक डिवाइडर है। करंट को जो डाइवर्ट करता है उसका डिवाइडर है। अब करंट को डाइवर्ट कौन करता है, करंट के साथ जो है वो एक ही करंट को कंट्रोल करने के लिए एक ही डिवाइस है हमारे पास फिलहाल में। तो भी कौन सा हमारे पास है, रेजिस्टेंस के थ्रू हम करंट को कम ज़्यादा कर भी सकते हैं ना, रेजिस्टेंस के थ्रू। अब देखिए दोस्तों, सबसे मेन बात, करंट ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको हर जगह काम में आएगा, बहुत बार काम में आएगा। आपने नेटवर्क में इसको देखा भी होगा। करंट ऑलवेज चूज अ लो रेजिस्टेंस पाथ। करंट ऑलवेज चूज द लो रेजिस्टेंस पाथ। करंट जो फ्लो होने के लिए होता है वो ऑलवेज लो रेजिस्टेंस पाथ को फॉलो करता है। ऑलवेज वो ऐसा ही पाथ चुनता है जिसमें लो रेजिस्टेंस हो, रेजिस्टेंस कम से कम हो, ऐसा ही वो फ्लो होने के लिए पाथ चुनता है। तो अब देखिए यहाँ पे फील्ड डिवाइडर में क्या किया मैंने, फील्ड के अक्रॉस में एक रेजिस्टेंस लगा दिया।
फील्ड के अक्रॉस में एक रेजिस्टेंस लगा दिया, उसी को डिवाइडर बोलते हैं हम, उसी को डिवाइडर बोलते हैं। अब देखिए यहाँ से मैं सप्लाई दे रहा हूँ, समझ लीजिए V वोल्ट सप्लाई दे रहा हूँ। सप्लाई देने के बाद DC सीरीज मोटर को V वोल्ट सप्लाई देने के बाद क्या हो रहा है, मेरा करंट यहाँ से आई जा रहा है, ठीक है, आई जा रहा है। लेकिन जब इस पॉइंट पे आता है करंट डिवाइड हो जाता है, करंट डिवाइड हो जाता है। इधर समझ लीजिए मेरा I1 जाएगा और इधर I2 जाएगा। अब देखिए आपको तो पता है I इक्वल्स टू, हमारा फॉर्मूला क्या है, I इक्वल्स टू I1 प्लस I2। इसका मतलब जो फील्ड से गुजरने वाला करंट है, फील्ड से जो गुजरने वाला करंट है वो I के मुकाबले कम ही रहेगा, क्योंकि आधा करंट तो इधर चला गया। अब देखिए इस I2 को कंट्रोल कैसे करते हैं, इस I2 को अगर मैं यहाँ का रेजिस्टेंस बढ़ा दूँ, यहाँ का रेजिस्टेंस अगर मैं बढ़ा दूँ तो ऑटोमेटिकली यहाँ से फ्लो होने वाला जो करंट है, इस सर्किट से फ्लो होने वाला करंट है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। अगर इसका रेजिस्टेंस मैं इंक्रीज कर देता हूँ तो ऑटोमेटिकली यहाँ से फ्लो होने वाला करंट मेरा कम हो जाएगा। अगर यहाँ से फ्लो होने वाला करंट मेरा कम होता है तो ऑब्वियसली जाहिर सी बात है यहाँ से फ्लो होने वाला करंट मेरा बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो मुझे फिर से वही मिलने वाला है ना, आई, चाहे कुछ भी हो जाए यहाँ पे तो मुझे वही करंट मिलने वाला है, चाहे इस रास्ते से जाए चाहे यह इस रास्ते से जाए, किसी भी रास्ते से जाएंगे फाइनली तो मुझे आई मिलने वाला है। इसलिए अगर मैं यहाँ का करंट कंट्रोल कर देता हूँ तो इसका मतलब यहाँ से जाने वाला करंट मेरा कंट्रोल हो जाएगा। अगर यहाँ से जाने वाला, अब ये I2 करंट मेरा किससे जा रहा है, I2 करंट मेरा फील्ड से होके हो जा रहा है। अब देखिए I2 करंट मेरा फील्ड से जा रहा है, इसका मतलब I2 कंट्रोल में है मेरे, किसके वजह से, इसके वजह से, क्योंकि यहाँ का रेजिस्टेंस अगर मैं कंट्रोल करता हूँ तो मेरा I1 कंट्रोल हो जाता है। अगर मेरा I1 कंट्रोल हो जाता है तो ऑब्वियसली जाहिर सी बात है I2 भी कंट्रोल होता है। और I2 कहाँ से जाने वाला करंट है, फील्ड से, DC सीरीज मोटर के फील्ड से जाने वाला करंट है। इसीलिए फील्ड करंट अगर मेरा कंट्रोल हो गया तो फ्लक्स भी कैसे कंट्रोल हो जाएगा, फ्लक्स भी कंट्रोल हो जाएगी। अगर फ्लक्स कंट्रोल हो गए तो मेरी स्पीड भी क्या हो जाएगी, जाहिर सी बात है N इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द EB अपॉन फाई। EB अपॉन फाई ये मेरा स्पीड का रिलेशन है। अगर फ्लक्स को मैं कंट्रोल करता हूँ तो मेरी स्पीड भी कंट्रोल हो जाती है। अगर I2 समझ लीजिए यहाँ पे I2 मैं किसी ना किसी इस डाइवर्टर के थ्रू बढ़ा देता हूँ I2, ये मेरा यहाँ से फ्लो होने वाला करंट I2 है, I2 मैं बढ़ा देता हूँ। कैसे बढ़ेगा I2, मैं रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर दूंगा, ये रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर दूंगा तो I1 जो फ्लो होने वाला है मेरा वो कम हो जाएगा। I1 कम हो जाएगा तो I2 बढ़ जाएगा, I2 बढ़ जाएगा तो मेरे फ्लक्स भी कैसे हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। अगर मेरे फ्लक्स बढ़ते हैं तो मेरा स्पीड भी क्या हो जाएंगे, अगर मेरी फ्लक्स बढ़ते हैं तो स्पीड मेरी कम हो जाएगी, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अब देखिए मैं इस रेजिस्टेंस को कम करता हूँ, यहाँ था ना, अब मैं रेजिस्टेंस को कम करता हूँ, इसका मतलब यहाँ से फ्लो होने वाला I1 जो है I1 बढ़ जाएगा, I1 जो है रेजिस्टेंस में से फ्लो होने वाला करंट बढ़ जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, I2 कम हो जाएगा, I2 कम हो जाएगा। जब I2 कम होता है, जब भी I2 कम होता है तो I2 क्या है, फील्ड में से फ्लो होने वाला करंट है। I2 कम हो जाएगा, सॉरी माय मिस्टेक, हाँ I2 जब रेजिस्टेंस को जो है वो मैं कम कर दूंगा तो I1 मेरा बढ़ जाएगा, I1 जो है इस रेजिस्टेंस के थ्रू फ्लो होने वाला करंट मेरा बढ़ जाएगा, ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, तो I2 मेरा कम हो जाएगा। अगर I2 मैं सीरीज को कंसीडर कर रहा हूँ, सीरीज करंट फील्ड करंट को मैं कंसीडर कर रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है I2 अगर कम हो जाएगा तो इसका मतलब फ्लक्स भी कैसे हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। फ्लक्स कम हो गए तो मेरा स्पीड भी कैसे हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी। अगर फ्लक्स कम हो गए तो मेरी स्पीड बढ़ जाएंगी। यही फील्ड डिवाइडर की टेक्निक है, यही फील्ड डिवाइडर का फंडा है। आइए तो फिर पॉइंट देख लेते क्या बोलते हैं। द सीरीज वाइंडिंग आर शंटेड बाय अ फील्ड डिवाइडर, शंटेड बाय अ फील्ड डिवाइडर। हम फील्ड डिवाइडर को जो है वो सीरीज वाइंडिंग के
जो हमारी फील्ड वाइंडिंग है सीरीज में कनेक्ट हुई, उस सीरीज वाइंडिंग को हम शंट में फील्ड डिवाइडर कनेक्ट कर देते, शंट में यानी पैरेलल में उसके अक्रॉस में कनेक्ट कर देते हैं। any desired amount of current can be passes through the divider by the adjusting a resistance। इस रेजिस्टेंस को एडजस्ट करके मैं करंट को एडजस्ट कर सकता हूँ, करंट को इसके थ्रू जाने वाले करंट को मैं एडजस्ट कर सकता हूँ, क्योंकि अगर मैंने डिवाइडर का रेजिस्टेंस बढ़ा दिया तो डिवाइडर में से फ्लो होने वाला करंट मेरा इंक्रीज हो जाएगा, जैसे कि अभी अभी हमने वाइस वर्सा देखा था। हेंस द फ्लक्स कैन बी डिक्रीजेस। इसका मतलब अगर मैं फील्ड करंट को कम कर देता हूँ तो मेरा फ्लक्स भी कैसे हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। एंड द कॉन्सिक्वेंटली द स्पीड ऑफ मोटर इंक्रीजेस। अगर मैं ये रिलेशन देखिए, इस रिलेशन के ऊपर से अगर मैं फ्लक्स को कम कर देता हूँ तो मोटर की स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, और उस वाइस वर्सा रहता है ये। अगर मैं उस फ्लक्स को डिक्रीज कर दूंगा तो मेरी मोटर की स्पीड इंक्रीज हो जाएंगी। यही फील्ड डिवाइडर मेथड है। अब हम आर्मेचर डिवाइडर की तरफ चलते हैं। अब आर्मेचर डिवाइडर में क्या होता है ये हम देखते हैं। अगर मैं यहाँ पे पहले फील्ड डिवाइडर में हमने यहाँ पे जो है वो डिवाइडर लगाया था, सीरीज फील्ड के अक्रॉस में हमने डिवाइडर लगाया था। अब वही डिवाइडर मैं क्या कर दूंगा, सीरीज फील्ड के अक्रॉस में ना लगाते हुए मैं आर्मेचर के अक्रॉस में लगा दूंगा डिवाइडर, आर्मेचर के अक्रॉस में लगा दूंगा डिवाइडर। ठीक है, अगर आर्मेचर के अक्रॉस में लगा दिया मैंने डिवाइडर तो क्या हो जाएगा। अब देखिए, जैसे फील्ड में होता था करंट डिवाइड, वैसे इस यहाँ से भी होगा। यहाँ से फ्लो होने वाला करंट मेरा आई है, समझ लीजिए यहाँ से फ्लो होने वाला मेरा I1 है, यहाँ से फ्लो होने वाला I2 है। आर्मेचर से जाने वाला, आर्मेचर कंडक्टर में से फ्लो होने वाला करंट मेरा कौन सा है, I2 है। और जो डिवाइडर में से फ्लो होने वाला करंट है वो मेरा I1 है। ठीक है, अब देखिए, अगर मैं इस जैसे सीरीज फील्ड में होता था वैसे ही अगर मैं रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर कम ज़्यादा करूँगा तो यहाँ से फ्लो होने वाला करंट I1 जो है वो भी वैरी हो जाएगा। अगर ये डिवाइडर से फ्लो होने वाला I1 करंट वैरी हो जाएगा तो जाहिर सी बात है I2 भी वैरी होगा, सेम एज अभी अभी हमने देखा था फील्ड डाइवर्टर में, उसी की तरह। ठीक है, और आर्मेचर से जाने वाले फ्लो होने वाले करंट को हम क्या बोलते हैं, IA से डिनोट करते हैं ना। अब देखिए स्पीड कैसे वैरी हो जाती है। अगर मान लीजिए हमारा टॉर्क का इक्वेशन क्या है, टॉर्क TA आर्मेचर टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फाई IA। ये एक इक्वेशन है हमारा। ठीक है, टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई इंटू IA है, और आर्मेचर से जाने वाला करंट IA, इसको मैं वैरी कर रहा हूँ, कम कर रहा हूँ या फिर ज़्यादा कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए अगर मैं I को कम करता हूँ तो टॉर्क के साथ तो इनका मल्टीप्लिकेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर इसको कांस्टेंट रखने के लिए इन दोनों की वैल्यू मुझे बराबर रखनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल देखिए, अगर मान लीजिए 4 इक्वल्स टू 2 इंटू 2, यानी कि देखिए 4 इक्वल्स टू 2 इंटू 2 ये है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन मेरा कितना आ रहा है 4, और ये इधर जो वैल्यू है वो भी 4 है, इसका मतलब ये इक्वल्स टू है। अगर मैं इन दोनों की किसी भी चीज़ में, इन दोनों में किसी भी अंक में या फिर किसी भी नंबर में मैं चेंजेस लाता हूँ तो ये मुझे वैल्यू नहीं मिलेगी। अब दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं अच्छे से समझने के लिए। अगर मान लीजिए नेक्स्ट एग्जाम्पल 8 इक्वल्स टू 2 इंटू 4। ठीक है, अगर ये मेरा 5 है, ये मेरा IA है। ठीक है, अगर मैं IA को कम कर देता हूँ, IA को मैं 2 पे ला के रख देता हूँ, IA को मैं 2 पे ला के रख देता हूँ, इतना कम कर दिया कि वो आधा ही हो गया, 2 पे ला के रख दिया। तो इसका मतलब मुझे इक्वल्स टू 8 मिलने के लिए मेरे को मुझे जो है वो फाई की वैल्यू इंक्रीज करनी पड़ेगी। फाई की वैल्यू ऑटोमेटिकली कैसी हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। फाई की वैल्यू इंक्रीज करनी पड़ेगी तभी तो मुझे 8 मिलेगा ना, यानी कि फाई की वैल्यू को मुझे
टू से लेके 4 तक लाना पड़ेगा, फाई की वैल्यू को मुझे 2 से लेके 4 तक लाना पड़ेगा, तभी ये इक्वेशन बैलेंस हो पाएगा। इसका मतलब आई ए को अगर मैं कम करता हूँ तो मेरे फाई कैसा बढ़ जाता है, आई ए को मैं अगर कम कर देता हूँ तो मेरा फाई बढ़ जाता है, क्योंकि टॉर्क की इक्वेशन से हम देख रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे आई को वेरी करने से मेरा फाई वेरी हो रहा है, ठीक है ना, आई को वेरी करने से मेरा फाई वेरी हो रहा है। इसका मतलब आई को मैं कम कर देता हूँ तो मेरा फाई इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। अब देखिए अब स्पीड कैसे कंट्रोल होती है, ये देखिए स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे है, आई अपॉन फाई। इसका मतलब फाई से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, वही जो पुराना इक्वेशन था हमारा, वही इक्वेशन हमने यहाँ पे ले लिया। फाई जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड से है, इसका मतलब अगर मैं फाई को वैरी करता हूँ तो मेरी स्पीड भी वैरी हो जाएगी, अगर मैं फाई को बढ़ा देता हूँ तो मेरी स्पीड कम हो जाएगी। और इस कंडीशन में यही हो रहा है, आई ए को यानी आर्मेचर करंट को मैं कम कर रहा हूँ, उसके वजह से फाई इंक्रीज हो रहा है, और फाई इंक्रीज होने की वजह से मेरी स्पीड डिक्रीज हो रही, यही आर्मेचर डिवाइडर है। इसका मतलब कि आर्मेचर के करंट को कंट्रोल करके भी हम स्पीड को वैरी कर सकते हैं, आर्मेचर के करंट को कंट्रोल करके भी हम स्पीड वैरी कर सकते हैं। और आर्मेचर के करंट को कैसे कंट्रोल करेंगे, आर्मेचर के करंट को उसके अक्रॉस में एक डाइवर्टर यानी कि एक वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा के हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो आइए कुछ पॉइंट देख लेते हैं। A diverter across the armature can be used for the giving the speed lower than the normal speed। अब देखिए यहाँ पे हमें समझ में आ जाएगा, अगर मैं डाइवर्टर नहीं लगा देता हूँ तो इसका मतलब जो टोटल आय है वो आर्मेचर से फ्लो हो जाएगा, ठीक है। इसका और डाइवर्टर लगा के क्या कर रहे हैं, हम करंट को कम कर रहे हैं, आर्मेचर से जो फ्लो होने वाला है करंट उसको हम कम कर रहे हैं। इसका मतलब मेरा फाई बढ़ जाएगा, आर्मेचर करंट कम हो रहा है तो मेरा फाई बढ़ जाएगा, फाई बढ़ रहा है तो मेरा स्पीड भी बढ़ जाएगी। इसका मतलब है, सॉरी मेरे बोलने में थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, हाँ। तो क्या होता है, अगर मैं आर्मेचर करंट को वैरी कर दूँ, इसका मतलब अगर मैं डाइवर्टर लगाता हूँ तो आर्मेचर से फ्लो होने वाला करंट क्या हो रहा है, मेरा कम हो रहा है, आर्मेचर से फ्लो होने वाला करंट कम हो रहा है, तो इसका मतलब फाई कैसे हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। फाई जो है मेरा इंक्रीज हो, जब भी मेरा फाई इंक्रीज हो रहा है तब मेरी स्पीड क्या हो रही है, कम हो रही है। इसका मतलब ये जो मेथड है वो नॉर्मल स्पीड यानी रेटेड स्पीड से हमें जो कम स्पीड चाहिए, रेटेड स्पीड से हमें बिलो स्पीड चाहिए, कम स्पीड चाहिए, उसके लिए ये मेथड यूज़फुल है। और पहली मेथड किसके लिए थी यूज़फुल थी, अबो स्पीड के लिए, नॉर्मल स्पीड से अबो अगर हमें स्पीड चाहिए होती है तो उसके लिए यूज़फुल थी। नेक्स्ट पॉइंट, फॉर गिविंग द कांस्टेंट लोड टॉर्क फॉर गिविंग द कांस्टेंट लोड टॉर्क, इस इक्वेशन के बारे में हम बात कर रहे हैं अभी इस पॉइंट में, जैसे कि हमने अभी भी समझ लिया। फॉर गिविंग द कांस्टेंट लोड टॉर्क इफ द आई ए इज रिड्यूस, आई ए को अगर हम कम कर देते हैं ड्यू टू द आर्मेचर डाइवर्टर के थ्रू आई ए को यानी कि आर्मेचर करंट को हम कम कर देते हैं, द फाई मस्ट बी इंक्रीज। फाई जो है हमारे फाई इंक्रीज हो जाते हैं, यानी कि फ्लक्स जो है हमारे इंक्रीज हो जाती है, इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए या फिर इस इक्वेशन को हम बोल सकते हैं सेटिस्फाई करने के लिए। दिस रिजल्ट इन द इंक्रीज इन करंट टेकन फ्रॉम सप्लाई। अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस में लगा रहा हूँ तो अगर रेजिस्टेंस लगा रहा हूँ इसका मतलब एक्सटर्नल सर्किट भी लग रहा है, इसका मतलब एक्सटर्नल सर्किट लग रहा है तो क्या हो जाएगा, सप्लाई से जो ये आई करंट लेने वाला है वो भी इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि एक्स्ट्रा में लोड लगा रहा हूँ ना, ये नथिंग बट क्या है, लोड ही तो है ना, रेजिस्टेंस क्या है, लोड ही तो है, इसका मतलब सप्लाई से आने वाला करंट भी मेरा बढ़ जाएगा, ठीक है। द वेरिएशन इन स्पीड डबल हो गया, हाँ, द वेरिएशन इन स्पीड कैन बी कंट्रोल बाय द वेरिंग द डाइवर्टर रेजिस्टेंस। अगर हम
डायोमीटर को वैरी करते हैं तो ऑटोमेटिकली मेरी स्पीड वैरी हो जाती है। किस तरीके से होती है अभी हमने इस डायग्राम के ऊपर से और इन दोनों इक्वेशन के ऊपर से हमने समझ लिया है। अगर मैं रेजिस्टेंस इस सर्किट का यानी कि इस डायवर्टर का रेजिस्टेंस अगर मैं वैरी करता हूँ तो ऑटोमेटिकली मेरी स्पीड भी वैरी हो जाएगी। किसके बदौलत? आइए, क्योंकि अगर यहाँ का रेजिस्टेंस मैंने वैरी कर दिया तो मेरा आइए वैरी हो जाएगा, आइए अगर वैरी हो जाएगा तो मेरा फ्लक्स वैरी हो जाएगा, फ्लक्स वैरी हो जाएगा तो मेरी स्पीड भी वैरी हो जाएगी। यही आर्मेचर डायवर्टर था। यही मेथड जो है वो आर्मेचर डायवर्टर मेथड है। अब हम टैपेट फील्ड कंट्रोल की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों तो हम देखते हैं टैपेट फील्ड कंट्रोल मेथड। टैपेट फील्ड कंट्रोल यानी फील्ड वाइंडिंग को हम कुछ टैपिंग प्रोवाइड कर देते हैं इस तरीके से। सबसे पहली बात, ये मोटर ट्रैक्शन मोटर यानी कि जो हमारे रेलवेज होती है लोकोमोटिव, उसमें हम यूज़ करते हैं। जनरली ये मेथड जो है बड़ी मशीन्स के लिए या फिर बड़ी मोटर्स के लिए ही यूज़ होती है। बड़ी मोटर्स के लिए, क्योंकि छोटे मोटर्स में हम कहाँ से टैपिंग निकालते बैठेंगे, इसीलिए ये मेथड जो है वो जनरली बड़ी मोटर्स में ही यूज़ की जाती है। अब देखें क्या होता है इसमें। सबसे पहली बात तो यही हमारा फंडा है, एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द EB/φ। हमको छेड़खानी किसके साथ करनी है? फाई के साथ ही करनी है, ताकि हमारी स्पीड वैरी हो सके। अब इसमें किस तरीके से वैरी हो जाती है, अब देखें। ये मेरी टोटल फील्ड है, इसमें कुछ टैपिंग प्रोवाइड कर रहा हूँ मैं, इसमें कुछ टैपिंग प्रोवाइड कर रहा हूँ। अब देखिए, अगर मैं इस लास्ट एंड की बात कर रहा हूँ, इस लास्ट एंड को मैं यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ, तो मेरी देखिए पूरी की पूरी फील्ड जो है वो मेरी सर्किट में कनेक्टेड है। यहाँ से करंट फ्लो हो जाएगा, फिर वाइंडिंग में से, और उसके बाद में आर्मेचर में, यानी कि पूरी की पूरी फील्ड मेरी कनेक्टेड है। इसका मतलब लेंथ ऑफ कंडक्टर इंक्रीजेस है, इसका मतलब रेजिस्टेंस भी लेंथ ऑफ कंडक्टर इंक्रीजेस है, यानी कि फील्ड में ज़्यादा कंडक्टर यूज़ किए गए हैं, इसलिए मेरा रेजिस्टेंस भी कैसा हो जाएगा? रेजिस्टेंस मेरा ज़्यादा हो जाएगा। इसका मतलब जनरली इसका मतलब आसान भाषा में समझ लीजिए, अगर मैं कंडक्टर बढ़ा रहा हूँ, तो उसमें से फ्लो होने वाला करंट आई है, ठीक है। इसमें से पूरी फील्ड में से फ्लो होने वाला करंट मेरा आई है, पूरे के पूरी फील्ड में से फ्लो होने वाला करंट आई है। अब देखिए, मैं कुछ फील्ड के जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो कम कर देता हूँ। मैंने फील्ड वाइंडिंग जो है वो कम कर दी, यहाँ से निकाल के, यहाँ से हटा के मैंने इस जगह पे कनेक्ट कर दी, तो क्या हो जाएगा? अभी मेरा पूरे फील्ड में से करंट फ्लो नहीं होगा। अब देखिए, यहाँ से और फील्ड में से होते होते सडनली यहाँ से मेरे सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि इतने सर्किट में मेरा करंट फ्लो नहीं होगा, इतने सर्किट में मेरा करंट फ्लो नहीं होगा। पहले कैसा था? पूरे फील्ड वाइंडिंग में से करंट फ्लो होता था, कितना? आई। अब उससे कम पहले से कम वाइंडिंग में से उतना ही करंट फ्लो हो रहा है, उतना ही करंट फ्लो हो रहा है। इसका मतलब करंट कैसे हो रहा है? फील्ड वाइंडिंग में से फ्लो होने वाला करंट कैसे हो रहा है? मेरा इंक्रीज हो रहा है। फील्ड वाइंडिंग में से फ्लो होने वाला करंट पहले के मुकाबले मेरा इंक्रीज हो गया, क्योंकि फील्ड कम कर दी ना मैंने, इसलिए मेरा करंट कैसे हो जाएगा? पहले करंट उतना ही रहेगा, लेकिन करंट जो है वो उतना ही रहेगा, लेकिन मैंने फील्ड की जो नंबर ऑफ टर्न है वो कम कर दिए। इसका मतलब उतना रेजिस्टेंस मेरा कम हो गया, उतना जो रेजिस्टेंस है वो मेरा कम हो गया, इसलिए मेरा करंट ऑटोमेटिकली बढ़ गया। मैंने यहाँ पे फील्ड के नंबर ऑफ टर्न कम कर दिए, इसका मतलब मेरा फाइव ही कैसे हो गया? क्योंकि अगर मैं बड़ी फील्ड के मुकाबले छोटी फील्ड यूज़ करूँगा तो बड़ी फील्ड क्या करेंगी? ज़्यादा नंबर ऑफ ज़्यादा फ्लक्स जो है वो क्रिएट करेंगी, ठीक है। और अगर मैं कम फील्ड यानी कि नंबर ऑफ टर्न जो है फील्ड के वो कम यूज़ करूँगा तो फ्लक्स भी मेरे कैसे हो जाएंगे? फ्लक्स मेरे, इसका मतलब मेरा फाई कम हो गया, ठीक है। अब जब भी मैं नंबर ऑफ कंडक्टर को कम कर देता हूँ, जाहिर सी बात है उसके फ्लक्स कम हो जाएंगे। अब देखिए, फ्लक्स अगर कम हो गए तो मेरी स्पीड कैसी इंक्रीज हो जाएगी? फ्लक्स कम हो गए तो मेरी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। अगर मैं फुल सीरीज फील्ड ले लेता हूँ, पूरी की पूरी सीरीज फील्ड सर्किट में अटैच कर देता हूँ, तो मेरे जाहिर सी बात है ज़्यादा फील्ड
लगाने से, ज़्यादा नंबर ऑफ कंडक्टर सीरीज में ज्वाइन करने से, यानी कि फील्ड जो है वो बढ़ाने से, फील्ड वाइंडिंग बढ़ाने से मेरे नंबर ऑफ फ्लक्स भी कैसे हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। अगर मेरे फ्लक्स इंक्रीज हो जाते हैं तो मेरी स्पीड भी क्या हो जाएगी, जाहिर सी बात है मेरी स्पीड डिक्रीज हो जाएगी। इसीलिए दोस्तों, जब भी हम टैपेड फील्ड चेंज में, टैपेड कंट्रोल में हम अगर फुल फील्ड यूज़ करते हैं, यानी कि आर्मेचर फील्ड पूरी की पूरी यूज़ करते हैं, आर्मेचर फील्ड कॉइल जो है पूरी की पूरी यूज़ करते हैं, तब मेरी स्पीड मिनिमम रहती है। स्पीड क्या होती है, स्पीड मिनिमम रहती है। और जब मैं कम से कम रखता हूँ तब मेरी स्पीड इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो आइए कुछ पॉइंट देखते हैं इसके। दिस मेथड इज ऑप्टेन यूज इन द इलेक्ट्रिकल ट्रैक्शन। जैसे कि मैंने अभी अभी बताया, इलेक्ट्रिकल ट्रैक्शन में इसका यूज होता है। इलेक्ट्रिकल ट्रैक्शन यानी जो इलेक्ट्रिक पे चलने वाली ट्रेन होती है उसमें हमारा इस मोटर का यूज होता है। जनरली बड़े ही मोटर में ये टैप चेंज फील्ड यूज करते हैं, ये मेथड यूज करते हैं। ये मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ। The number of series field turns in the circuit can be changed at while shown figure। टैप निकाल के, जैसे कि हमने फिगर में टैप निकाल के हम दिखाया है, उस तरीके से हम नंबर ऑफ सीरीज फील्ड, नंबर ऑफ टर्न को, सीरीज फील्ड वाइंडिंग के नंबर ऑफ टर्न्स को हम चेंज कर सकते हैं। while the full field the motor run at its minimum speed। अगर मैं फुल फील्ड यूज़ करूँ, यानी कि पूरी की पूरी वाइंडिंग का इस्तेमाल करूँगा, तब मेरी स्पीड जो है वो मिनिमम रहेंगी। जब मैं पूरी की पूरी फील्ड की जो इस्तेमाल करूँगा, अगर पूरी फील्ड सर्किट में कनेक्ट करूँगा, तब मेरी स्पीड क्या हो जाएंगे, मिनिमम हो जाएंगे, विच कैन राइज इन स्टेप बाय कटिंग आउट द सम ऑफ सीरीज टर्न। अगर मैं नंबर ऑफ सीरीज टर्न को कम कर देता हूँ तो मेरी स्पीड इंक्रीज होती हुई चली जाएगी, राइज होती हुई चली जाएगी। यही टैपेड फील्ड कंट्रोल है। अब हम देखते हैं पैरेललिंग को कंट्रोल, फील्ड वाइंडिंग को पैरेलल करके किस तरीके से हम स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। आइए देखते हैं पैरेललिंग ऑफ फील्ड कॉइल। फिर अगर मैं डीसी सीरीज मोटर, ये मेरी फील्ड कॉइल है, कॉइल 4 पोल मोटर अगर कंसीडर की मैंने, देखिए यहाँ पे एक पोल हो गया, ये दो, दूसरा, तीसरा और चौथा, 4 पोल मोटर अगर मैंने कंसीडर की है यहाँ पे। अभी ये सारे के सारे पोल जो है मेरे, वो जो पोल है वो सीरीज में कनेक्टेड है। इसका मतलब यहाँ से फ्लो होने वाला करंट मैं आई कंसीडर करता हूँ। इसका मतलब पूरे सर्किट में फ्लो होने वाला करंट कैसा है, मेरा आई है। यहाँ तक ठीक है। इसका मतलब मेरे जो फील्ड वाइंडिंग है वो सीरीज में कनेक्टेड है। इसका मतलब फाई प्रोड्यूस होगा, फ्लक्स प्रोड्यूस होंगे, ये तो जाहिर सी बात है। अब मैं इसको क्या कर देता हूँ, मुझे स्पीड थोड़ी कम करनी है तो मैं क्या कर दूंगा, इन दो फील्ड को, इन दो जो फील्ड को है वो मैं इनके पैरेलल में लगा दूंगा इस तरीके से। ठीक है, इनको जब पैरेलल में कर दूंगा तो यहाँ से फ्लो होने वाला आई करंट है वो डिवाइड हो जाएगा। ये एक करंट I1 इधर से जाएगा, एक करंट I2 यहाँ से जाएगा। ठीक है, इन दो कॉइल्स में से, लेकिन यहाँ पे जो मुझे मिलने वाला है वो आई ही मिलने वाला है। ठीक है, अब देखिए ये जो दो फील्ड है वो सेम फ्लक्स प्रोड्यूस करेगी, यानी कि यहाँ पे जो है वो मेरे फ्लक्स, पहले तो ये पूरा का पूरा करंट, यानी कि आई करंट ईच एंड एवरी फील्ड में से जा रहा था। ईच एंड नंबर 4, नंबर 3, नंबर 2, नंबर 1, चारों फील्ड में से एक ही करंट जा रहा था। इसीलिए फाई जो था वो बड़ा था, फ्लक्स जो थे वो ज़्यादा थे। अब क्या हो रहा है, करंट डिवाइड होने के कारण इन दोनों में से, इन दोनों फील्ड में से या डिफरेंट करंट जा रहा, यानी कि आधा ही करंट होगा। इसका मतलब फाई जो है मेरा वो ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगा। और हम तो जानते हैं जब फाई वैल्यू होता है तो स्पीड वैल्यू हो जाती है, एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ईबी अपॉन फाई। ठीक है, अब इस कंडीशन में अगर मुझे इससे भी कम स्पीड चाहिए, अब समझ लीजिए, एक फॉर एग्जांपल के तौर पे देखते हैं, यहाँ पे मुझे मेरी 1500 आरपीएम थे।
1500 आरपीएम स्पीड थी। यहाँ पे आने के बाद मेरी 700 आरपीएम हो गई। 700 आरपीएम अगर स्पीड हो गई, फॉर एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ मैं, फॉर एग्जांपल 700, और मुझसे इससे भी कम चाहिए होगी, तो मैं क्या कर दूंगा, सीधा सीधा यहाँ पे एक डाइवर्टर लगा दूंगा, जैसे कि हमने फील्ड कंट्रोल मेथड में देखा था, एक डाइवर्टर लगा दूंगा, तो और भी मेरा करंट जो है वो वैरी हो जाएंगे, और भी मेरे फ्लक्स जो है वो वैरी हो जाएंगे, करंट फ्लो वैरी होने से मेरे फ्लक्स वैरी हो जाएंगे। अगर फ्लक्स वैरी होते हैं तो जाहिर सी बात है मेरी स्पीड भी कैसी हो जाएंगी, वैरी हो जाएंगी। तो ये थी पैरेललिंग ऑफ फील्ड को पैरेलल करके, फील्ड को जो है वो सीरीज में ना रखते हुए, आर्मेचर के साथ तो सीरीज में रहेंगे, देखिए आर्मेचर के साथ तो सीरीज में है, लेकिन फील्ड की जो कॉइल है, फील्ड के जो पोल है, वो एक दूसरे को हम सीरीज में ना लगाते हुए उनको बंच करके हम पैरेलल में भी कनेक्ट कर सकते हैं, उससे भी हमारे स्पीड वैरी हो जाएंगे। ये भी एक स्पीड कम करने की टेक्निक ही है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।